हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करते हैं आज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। ठीक है जी। तो इससे पहले हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आगे बढ़े, हमारा एक छोटा टॉपिक आता है बच्चों, काउचीज डिस्पर्शन फॉर्मूला। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इसमें कहते हैं कि किसी भी जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि उसमें से कौन सी लाइट पास हो रही है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसमें से पास होने वाली जो लाइट है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है आपका ये। तो कहने का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है जी, मीडियम है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू मान लेता हूं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या म्यू इसका कांस्टेंट होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा क्या इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा? तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता है बच्चों, ये डिपेंड करता है कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी वेवलेंथ की लाइट इसमें से पास कर रही है। ठीक है जी। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये डिपेंड करता है उसमें से पास होने वाले क्या बोलते हैं लाइट की वेवलेंथ पे, राइट। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, जो म्यू है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है। तो जो वेवलेंथ हायर उसकी होंगी, जो हाई वेवलेंथ वाली लाइट होंगी, जैसे कि रेड, आपकी विजिबल लाइट की मैं बात करूं तो उसमें सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की होती है। तो रेड के लिए म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत कम आ जाएगी। समझ गए। और आपको पता है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं एज, जो रेड की वेवलेंथ होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वायलेट। तो विजिबल रीजन की दो एक्सट्रीम लाइट्स हैं, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो अगर वाइट लाइट पास कर रही है किसी मीडियम से, तो वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, तो 7 कलर में से है ना, तो अगर इस मीडियम से वाइट लाइट पास करे, कौन सी लाइट, वाइट लाइट पास करेगी, तो क्या होगा, इसमें मौजूद 7 कलर्स, वाइट लाइट में मौजूद 7 कलर्स के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का, रेड के लिए सबसे कम होगा और वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा होगा। समझ गए। तो मतलब सेम मीडियम वायलेट को ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा और यही मीडियम रेड लाइट को सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, वो लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो बड़ी वेवलेंथ छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटी वेवलेंथ बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके होते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि बड़ी वेवलेंथ आपकी कम रिफ्रैक्ट होती है और जो क्या होती है छोटी वेवलेंथ होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है। इज दैट क्लियर? तो दैट्स वाई आपकी ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होगा आपका एटमॉस्फेयर में एज कम्पेयर टू रेड कलर। चलिए जी। तो ये था आपका काउची का डिस्पर्शन फार्मूला। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो आपको पता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इट बिहेव्स लाइक द रिफ्रैक्टिव मीडियम। ठीक है जी। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस आपके हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस अर्थ के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, और उसके एप्लीकेशंस पे आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलते हैं एनडीए में। पहला एप्लीकेशन क्या है भाई आपका होता है, पहला एप्लीकेशन रेड कलर ऑफ सेटिंग और राइजिंग सन, सेटिंग और राइजिंग सन, राइजिंग सन। ठीक है जी। तो आपके पास सपोज ये अर्थ है बच्चों, ये अर्थ है। ठीक है जी। अर्थ का ये आपके पास होराइजन है। होराइजन क्या होता है, सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर हैं, ऑब्जर्वर हैं आप। ठीक है जी। तो आपकी आईज से अर्थ की आईज आपकी आंखों से लेके अर्थ की सरफेस में एक टेंजेंट को इमेजिन कीजिए आप लोग। तो ये टेंजेंट क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं हम होराइजन या हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। अब इस हॉरिजॉन्टल से ऊपर की कोई भी चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी और उससे इस हॉरिजॉन्टल से नीचे की चीज़ आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस होराइजन आपको पता है अर्थ का एटमॉस्फेयर भी होता है। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर कवर है अर्थ का, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर का कवर है, राइट। तो ये एटमॉस्फेयर कवर है अर्थ का। अब हम बात करते हैं किसकी, अब जो सन है, जो सन है हमारे पास में, है ना, सन यहाँ पर अगर है वो होराइजन के पास में, ये जस्ट या तो राइज हुआ है, जस्ट आपका सेट होने वाला है सन, उस केस में जो लाइट सनलाइट आती है, ये देखो सनलाइट आपके बच्चों आ रही है जो हमारी आइज में। ठीक है जी। तो इस सनलाइट को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अगर यही सन हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता, ठीक है जी, सन के ऊपर होता, तो इस केस में जो उससे लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो जिसकी वजह से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं क्या बोलते हैं फेस करना पड़ता इस लाइट को। तो दैट्स वाई लगभग सभी कलर हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं और आपका जो दोपहर का जो सूरज होता है आपको पीला या सफ़ेद दिखाई देता है, वो सभी लाइट है ना। तो व्हाइट लाइट में मौजूद सभी कलर आपकी आंखों में पहुंच जाते हैं। जबकि
जो आपका सेटिंग या राइजिंग सन होता है उसमें से आने वाली जो लाइट रे होती है बच्चों, उसको बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है किसमें, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। और इसमें जो छोटी फ्रिक्वेंसी की लाइट है वो तो स्कैटर हो जाती है, मैंने बताया था आपको ये ड्यू टू काउचीज डिस्पर्शन फार्मूला। बड़ी फ्रिक्वेंसी वाली जो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट तो डिस्पर्स हो जाती है ना, और जो आपकी बड़ी फ्रिक्वेंसी बड़ी क्या बोलते हैं वेवलेंथ वाली जो लाइट है उसको ये हमारा एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर का कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई ओनली रेड कलर लाइट इज एबल टू रीच दी ऑब्जर्वर्स आई। तो ऑब्जर्वर क्या लगता है कि भैया सन कैसा है, सन है आपका रेड इन कलर है, कैसा है, रेड इन कलर। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्यों दोपहर का सूरज आपको व्हाइट दिखाई देता है जबकि सेटिंग या राइजिंग सन क्यों आपको लाल दिखाई देता है, बिकॉज सेटिंग राइजिंग सन से जो लाइट रे आ रही है उसको बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो जो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट है वो तो स्कैटर हो जाती है, ब्लू रीजन वाली लाइट, इंडिगो, वायलेट, ब्लू, ये आपकी स्कैटर हो जाती है, और केवल रेड रीजन लाइट इज एबल टू रीच दी ऑब्जर्वर्स आई। तो जिसकी वजह से आपको सेटिंग और राइजिंग सन क्या दिखाई देता है, आपको रेड दिखाई देता है, समझ गए ना। तो रेड कलर का दिखना सेटिंग राइजिंग सन का, इसका कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा एप्लीकेशन बच्चों हमारे पास में आता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, है ना, डायमंड का जो चमकता है ना डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो डायमंड का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है जी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, नेक्स्ट हमारे पास में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं भाई, तारे तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, वो लगातार एनर्जी एमिट करते रहते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि तारा भी एनर्जी एमिट कर रहा है फिर बुझ गया, फिर तारा एनर्जी एमिट कर रहा है फिर बुझ गया। तारा जो होता है स्टार आर कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग दी एनर्जी, जैसे कि हमारा सन क्या है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है, पर हमें हमारा सन जो कि एक तारा है वो टिमटिमाता दिखाई नहीं देता, जबकि दूसरे जो स्टार होता है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। ऐसा क्यों, बिकॉज बच्चों जो हमसे जो स्टार्स है वो बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है। सन को छोड़ दें तो सन के बाद का जो सबसे पास का हमारा तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वो भी हमसे लगभग 4.5 लाइट ईयर की दूरी पर है, समझ रहे। तो बहुत ज़्यादा दूरी पर है हमसे तारे। तो इन तारों से जो कि हमसे बहुत दूरी पर हैं वो उनसे जो लाइट रे आती है बहुत ही नैरो बीम की फॉर्म में आती है, बहुत ही पतली सी बीम की हमारी वो फॉर्म में लाइट रे आती है। तो सपोज ये आपकी अर्थ है, ठीक है जी, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। तो इसमें से बहुत ही डिस्टेंट स्टार जो है, बहुत ही दूर का एक तारा है कोई, इसमें बहुत ही पतली सी बीम की फॉर्म में एनर्जी आ रही है। तो जब ये एनर्जी आपकी आंख में पड़ेगी तो आपको ये तारा दिखाई देगा। और इनकेस अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि क्या होता है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है, बिकॉज हमारे जो मीजोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में जो आयंस की डेंसिटी है वो सन के क्या बोलते हैं, सन की जो लाइट पड़ती है उसके हिसाब से उसकी आयंस की डेंसिटी घटती बढ़ती रहती है। तो अकॉर्डिंगली हमारे एटमॉस्फेयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी घटता बढ़ता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है, ठीक है जी। तो हो सकता है कभी जो लाइट जो उस डिस्टेंट स्टार से आ रही है नैरो बीम की फॉर्म से, नैरो बीम की फॉर्म में, बहुत ही पतली बीम की फॉर्म में आ रही है, वो लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपको तारा दिखाई देगा। और जैसी वो लाइट आपके इधर उधर पड़े तो आपको तारा दिखाई नहीं देगा, फिर आपकी आंखों में पड़ेगी तो वो आपको तारा दिखाई देना शुरू हो जाएगा आपको ये। तो इस तरह से आपको तारा टिमटिमाता दिखाई देता है, जबकि वो कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट कर रहा है, समझ गया ना। चूंकि उसकी दूरी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए जो उसमें से लाइट रे आ रही है बहुत ही नैरो बीम की फॉर्म में होती है। तो ये नैरो बीम ऑफ लाइट अर्थ के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जब आपकी आंखों में पड़ती है तो आपको तारा दिखाई देगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से अगर ये आपकी आंखों में नहीं इंसिडेंट होगी, तो यहाँ इंसिडेंट हो रही है, यहाँ इंसिडेंट हो रही है माथे पे, तो आपको तारा दिखाई नहीं देगा, समझ गए ना। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तारों को टिमटिमाते देखने में। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपको वो तारा लगातार दिखता, आपको लगातार दिखता। इनफैक्ट बहुत सारे तारे आपको दिखते हैं, आपको तारों का टिमटिमाना भी नहीं दिखता अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता, समझ गए ना। तो अर्थ के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, समझ गए। तो तारों के टिमटिमाने के पीछे भी कारण क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। चलिए जी, और तीसरा बताए कहाँ एप्लीकेशन होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, जो आपको बताया कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। डेंजर सिग्नल जो होते हैं, डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। किस कलर के होते हैं भाई, रेड कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है रेड की विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अगर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रेड के लिए क्या होगा, सबसे कम होगा। रेड के लिए क्या होगा, सबसे
कम होगा। तो आप देख रहे हैं विजिबल लाइट में विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की है, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का किसके लिए होगा? रेड के लिए होगा। ठीक है जी, तो रेड के लिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो मतलब रेड लाइट बहुत ही कम डेविएट होगी अपने पाथ से। तो बिना डेविएशन के सबसे ज़्यादा दूरी तक कौन सी लाइट ट्रैवल करती है? रेड, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। समझ गए ना? तो दैट्स वाई डेंजर सिग्नल आपके रेड होते हैं, ताकि वो दूर से ही आपको दिख जाए। स्टॉप लाइट होती है रेड कलर की होती है, जब कोई ट्रेन कोलाइड होने वाली होती है, कुछ ट्रैक में खराबी होती है, तो लाल रंग का कपड़ा लेके दौड़ते हैं ना, लाल रंग की बत्ती जलती है। तो जितने भी डेंजर सिग्नल होते हैं बेटा आपको क्या बोलते हैं? रेड कलर के मिलने वाले, बिकॉज ऑफ दी अर्थ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये कुछ आपके एप्लीकेशन थे अर्थ के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं हम TIR। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? TIR। देखिए जी, TIR क्या होता है? सपोज कोई लाइट रे है, ये एक मीडियम है, रेयर मीडियम। कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। ठीक है जी, ये है डेंसर मीडियम। ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स मैं ले लेता हूँ μ2, इसका ले लेता हूँ मैं μ1। डेंसर मीडियम में μ2 ले लेते हैं। ठीक है जी, कोई क्या बोलते हैं लाइट सोर्स है, कोई लाइट सोर्स है जो कि डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? कोई डेंसर मीडियम में लाइट रखी हुई है, लाइट सोर्स है एस। इसमें जो लाइट है सीधी जा रही है, तो सीधी चली जाएगी बिना किसी रिफ्रैक्शन के, राइट है ना? और जो लाइट है आपकी ऐसे जा रही है, ये किस तरह बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल? किस तरह बेंड होगी भाई? ये नॉर्मल है। किस तरह बेंड होगी लाइट रे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ना लाइट रे, ये है ना? अब जो दूसरी लाइट रे है, यहाँ पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी ज़्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका और भी ज़्यादा है। तो इस केस में लाइट किस तरह बेंड होगी आपकी? ये आई है और ये क्या है? तो इस केस में हो सकता है लाइट रे इतनी बेंड हो जाए कि ये पैरेलल हो जाए इंटरफेस का, राइट? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना हो गया आर? एंगल ऑफ, समझ गए ना? तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिस पर की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो समझ गए ना? अब अगर आपकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो इस केस में लाइट रे आपकी रिफ्रैक्ट होने के बजाय वापस उसी मीडियम में आ जाती है। क्या आ जाती है? उसी मीडियम में आ जाती है। समझ गए? ठीक है जी, तो यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो इस केस में लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपका मिरर से नहीं हो रहा है। किससे हो रहा है? वो इंटरफेस से हो रहा है। किससे हो रहा है? इंटरफेस से। तो सच काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन आर नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। समझ गए ना? तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है जी, एंड हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than the critical angle। ठीक है जी, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, कौन सी लाइट रे? ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम।
तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? रिफ्लेक्शन लाइट रे फ्रॉम इंटरफेस, ये भी लिखना है यहाँ पे, फ्रॉम इंटरफेस, फ्रॉम इंटरफेस, इंटरफेस से जो लाइट रे, समझ रहे हो, ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? तो मतलब जो लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही थी, इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है वो, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। ठीक है जी। अब एक टर्म आती है भैया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है? क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? ठीक है जी, आई सी, क्या चीज़ है क्रिटिकल एंगल भाई? ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में जिसके लिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना हो जाए? 90 डिग्री। इट इज दैट एंगल, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम कितना हो जाए? बिकम्स 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए भाई? 90 डिग्री। तो इस प्रकार के एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल। ठीक है जी। तो दैट इज, अगर दैट इज, इसका मतलब क्या है? इफ आपके पास आई क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो इस केस में आर कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो उससे फिर आर की वैल्यू 90 डिग्री आ जाती है। ठीक है। अगर इस केस में मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अगर मैं स्नेल्स लॉ का यूज करूं, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना भैया। सेकंड मीडियम ये है, ठीक है जी, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो अगर मुझे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, म्यू2 का फाइंड करना है, तो प्रॉपर्टी ऊपर किसकी आती है न्यूमरेटर में? फर्स्ट की आती है। किसकी आती है? फर्स्ट की। तो म्यू2 फाइंड करना है, सेकंड का फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऊपर प्रॉपर्टी किसकी आएगी? फर्स्ट की आएगी। साइन आर अपॉन साइन आई, ये तो आएगा साइन आर अपॉन साइन आई। ये वैल्यूज पुट करो, आर की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। कब? अगर आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाए, आई सी के बराबर आ जाए। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो म्यू2 कितना हो गया? म्यू2 हो गया 1 अपॉन साइन आई सी, साइन आई सी। समझ गए? तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास में है ये। ठीक है जी। तो आपने देखा टी आई आर आपका क्या होता है। ठीक, तो अब मैं बात कर लेता हूँ क्या क्या कंडीशंस हैं टी आई आर की। पहली कंडीशन क्या है टी आई आर की? टी आई आर होने की पहली कंडीशन तो क्या है कि लाइट कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रैवल करनी चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, राइट, है ना। चलिए, तो कंडीशन में पहली कंडीशन क्या आ जाएगी? कंडीशंस फॉर टी आई आर, कंडीशंस फॉर टी आई आर। कंडीशन फॉर टी आई आर क्या भाई? कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली कंडीशन क्या है? लाइट रे मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकंड कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है बताइए आपको? ठीक है जी, दैट इज आपका आई जो होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ये दो कंडीशन होती हैं टी आई आर की। तो आई होप कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टी आई आर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर में हर बार क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, पिछले 4-5 सालों में हर पेपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर के, एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर के। देखते हैं।
एप्लीकेशंस ऑफ TIR। TIR पहली एप्लीकेशन क्या हुई? पहली एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। पता ही है ना आपको ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर में बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर कैसी होती है भाई? ध्यान से देखेंगे, अंदर से एक इस तरह की फाइबर की वो होती है एक, ठीक है जी, अंदर से थोड़ा डेंस कोर होता है। क्या होता है? डेंस कोर होता है, ठीक। अंदर का जो कोर होता है ना, कोर काफ़ी डेंस होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली डेंस होता है आपका ये। और बाहर जो होता है, बाहर रिलेटिवली रेयर मीडियम होता है। बाहर क्या होता है? इस रेयर मीडियम को बोलते हैं क्लैडिंग। क्या बोलते हैं उसको हम? क्लैडिंग, ठीक है जी, क्लैडिंग बोलते हैं। तो रेयर मतलब बीच में तो क्या है? बहुत ही डेंस मटेरियल का है, और इसके सराउंडिंग में क्या है? थोड़ा रिलेटिवली रेयर मीडियम का आपका, रेयर मटेरियल का आपका वो है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो लाइट आप ऐसे इंसिडेंट करते हैं अंदर, लाइट आप इंसिडेंट करेंगे अंदर, ठीक है जी, लाइट ऐसे इंसिडेंट करेंगे कि यहाँ इसके लिए जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ जाए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ जाए। तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करने के बजाय, तो आप देख रहे हो ये लाइट रे कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है? डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। तो TIR की पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, लाइट रे मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है? आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्रैक्ट होने के बजाय, दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वो रिफ्लेक्ट होगी इंटरफेस से। अगेन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे भी लाइट रे क्या कर रही है? रेयर डेंसर मीडियम से कहाँ की तरफ जा रही है? डेंसर रेयर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो लाइट रे यहाँ पर भी क्या होगी? रिफ्रैक्ट होने के बजाय क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट। पर यहाँ पर क्या है? आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आई की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आ जाती है, तो लाइट यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से मल्टीपल आपके रिफ्लेक्शन लेके लाइट दूसरे एंड से बाहर निकल जाती है। समझ गए ना? तो आपने देखा इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या लाइट कैरी हो रही है, लाइट क्या हो रही है? लाइट सिग्नल कैरी हो रहा है आपका ये। तो इसमें क्या हो रहा है भाई? ऑप्टिकल फाइबर, इसमें क्या होता है? लाइट सिग्नल इज कैरीड विद इन द केबल, केबल के अंदर कैरी हो रहे हैं ड्यू टू मल्टीपल TIRs। कैसे हो रहे हैं यहाँ पर? मल्टीपल TIRs, है ना। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत जगह हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे एंड सो ऑन। और अल्टीमेटली आपका सिग्नल वो बाहर निकल जाएगा, है ना। समझ गए? तो आपने देखा मल्टीपल TIR से होके लाइट दूसरे एंड से बाहर निकल गई, इस तरह से आप सिग्नल को कैरी कर रहे हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, जो 5G आपका इसी पे बेस्ड आपका सारा ऑप्टिकल फाइबर है, तो बेस्ड आपका 5G स्पीड तेज क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आई थिंक आइडिया लग गया होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास में है इंपॉर्टेंट आपका मिराज। मिराज होता है, मिराज फॉर्मेशन, मृत तृष्णा हिंदी में बोलते हैं। पानी दिखता है गर्मियों में दूर सड़क पे, है ना, वहाँ जाते तो पानी होता ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं मिराज। क्या? मिराज। मिराज बनती क्यों भाई? देख लेते हैं जरा। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है मिराज। ठीक है जी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मिराज। मिराज में क्या होता है भाई? मिराज में भी क्या होता है कि आपको बताया कि हॉट समर डेज में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आपके पास सरफेस बहुत गर्म हो जाती है। सरफेस क्या होती है? ग्राउंड बहुत गर्म हो जाता है। तो ग्राउंड गर्म होने से इसके आसपास की हवा की जो लेयर्स होती हैं, एयर की जो लेयर्स होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। तो इतनी गर्म हो जाती हैं कि गर्म होकर एक्सपेंड करके ऊपर जाती है। तो सपोज यहाँ पे कोई पेड़ है हमारे पास में, ठीक है जी, ये पेड़ है, ठीक है जी। तो एयर की लेयर बहुत गर्म हो गई, एयर चलेगी ऊपर, है ना, एयर चलेगी ऊपर। तो आपको पता है जैसे आप ज़मीन से ऊपर तरफ जाएंगे हवा थोड़ा ठंडी उतरेगी। हवा क्या होती रहेगी? ठंडी उतरेगी। ज़मीन के पास में आप रहेंगे तो क्या होगा? हवा गर्म रहेगी। क्या रहेगी? हवा गर्म रहेगी, है ना। उसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? उसकी कम होगी। मतलब द लेयर ऑफ एयर विच इज़ नियर टू द अर्थ सरफेस आर क्या होते हैं? कंपेरेटिवली रेयरर, आर कंपेरेटिवली रेयरर होती हैं एज कम्पेयर टू दी
क्या होता है, जो टॉप मोस्ट आपकी एयर की लेयर्स होती हैं, यहाँ पर जो एयर की लेयर होती है ठंडी होती है, नीचे वाली लेयर क्या होती है, गर्म होती है, तो इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। ऊपर तरफ जाओगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की बढ़ेगी, समझ गए ना। ऊपर जाने पर एयर की, समझ गए ना, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है। तो अब क्या होगा, सपोज यहाँ पर से एक लाइट रे निकल रही है, यहाँ से कोई लाइट रे निकल रही है इसमें से, तो दैट लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्योंकि मैंने बताया आपको ऊपर जो लेयर्स हैं एयर की वो क्या है, डेंस है, और नीचे वाली लेयर्स क्या है, रेयर है। तो इस पेड़ में से जो लाइट रे निकल रही है डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, तो टी आई आर की पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, लाइट रे मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब क्या होगा, एक इंटरफेस आएगा, कोई इंटरफेस आएगा, मैंने कहा इंटरफेस, ठीक है जी। तो इस इंटरफेस में क्या होगा, लाइट रे क्या हो जाएगी, किस तरह बैंड हो जाएगी, अरे किस तरह बैंड होगी लाइट रे, ये सीधी लाइन क्यों नहीं खींची भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ये लो जी बैंड होगी, ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक इंटरफेस आपका और आ गया, इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख रहे हो बढ़िया, यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई और भी ज़्यादा हो गया, है ना। आई हो सकता है इतना ज़्यादा हो जाए कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, ये एंगल क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। तो लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने की वजह क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट रे, समझ गए ना। लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपकी आइज़ यहाँ पर है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपकी आई को क्या लगेगा, लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, लाइट रे कहाँ से आ रही है, नीचे से लाइट रे आ रही है, तो आपको उस पेड़ की उल्टी इमेज दिखाई देगी, समझ गए ना, यहाँ पे उल्टी इमेज दिखाई देगी। तो आपको क्या लगेगा भाई कि अच्छा ऊपर से आसमान का नीले रंग का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपको, ये ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन, ये आपका किसका, स्काई का ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपको पता है भाई, तो आपको क्या लगेगा, अच्छा आपको नीला रंग भी दिखाई दे रहा है नीचे, उसमें उल्टी इमेजेस भी दिखाई दे रही है, तो आपको किसका आभास होगा, पानी का आभास होगा कि पानी है, क्या है ये, पानी है यहाँ पर, ठीक है जी। तो एक तो ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा आकाश का, स्काई का, ऊपर से उसमें आपको उल्टी चीज़ें भी दिख रही हैं, तो आपको ऐसा लगेगा पानी, और झिलमिल आपको ऐसा लगता है झिलमिल आता होता है, वो लगेगा पानी फ्लो कर रहा है, समझ गए ना। तो पानी होने का आभास होता है, वहाँ जाते पानी होता ही नहीं है, ठीक है जी। तो उसे बोलते हैं मिराज, क्या बोलते हैं उसको, मिराज। तो मिराज क्या एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्या एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन हॉट समर डेज में क्रिएट होता है, कहाँ क्रिएट होता है, हॉट समर डेज में, समझ रहे हो, ड्यूरिंग हॉट समर डेज, हॉट समर डेज, समझ गए ना। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट आपका वो है हमारे पास में एप्लीकेशन, वो है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड या स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, है ना। स्पार्कलिंग, डायमंड चमकता है, क्यों चमकता है भाई, आपको पता है जो डायमंड का रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 2.42 के अराउंड होता है, 2.46 भी होता है कई केसेस में, है ना। तो इतना हाई रिफ्रैक्शन इंडेक्स है डायमंड का। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा भाई, तुम्हें पता ही है कि म्यू जो होता है 1/sin IC होता है, कितना होता है, sin IC होता है, ठीक है जी। sin IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin IC = 1/2.46। तो ये काफ़ी हाई वैल्यू होती है रिफ्रैक्शन इंडेक्स की। तो क्रिटिकल एंगल नियरली कितना आता है, 20 डिग्री 21 डिग्री आता है, कितना आता है, 22-23 डिग्री आता है, 22 मान लेते हैं। तो 22 डिग्री का रिफ्रैक्शन इंडेक्स आता है, क्या आता है, इसको सॉल्व करके 22 डिग्री का रिफ्रैक्शन इंडेक्स आपका आता है डायमंड का। तो ये काफ़ी लो है, क्या आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स काफ़ी कम है आपका ये। तो सपोज मेरे पास कोई डायमंड है, ठीक है जी, मेरे पास कोई डायमंड है, तो डायमंड में एक बार लाइट अंदर चली गई, डायमंड में एक बार लाइट अंदर चली गई तो लाइट रे अंदर ही घूमती रहती है, लाइट रे अंदर ही घूमती रहती है, समझ रहे हो। मल्टीपल TIR होते हैं, समझ गए ना, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। और जब ये बाहर निकलती है लाइट रे, यहाँ पे ऑब्जर्वर है इसको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है जी, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है इसको। तो क्या होता है, उसको लगता है कि लाइट अंदर से आ रही है, तो उसको स्पार्कल करता हुआ दिखाई देगा ये डायमंड। कैसे दिखाई देगा उसको, ये स्पार्कल करता हुआ दिखाई देगा। तो आपके डायमंड की स्पार्कलिंग, डायमंड की चमक, डायमंड की ब्रिलियंस के पीछे भी क्या कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दी क्या, लाइट, ठीक है जी। तो इतना थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। कोई ऐसी चीज़ जो हम मिस कर रहे हो TIR की, ब्लू कलर है ना,
चलिए, तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। इंपॉर्टेंट आपके वही हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, ये ऑप्टिकल फाइबर, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, ठीक है जी। तो इन दोनों का आप तो स्पेशल ध्यान रखेंगे। इन दोनों का कारण, मेन कारण क्या होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा बच्चों की किस टाइप के आपके क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस क्या हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है जी। और इन पे बेस्ड प्रीवियस में आपके पास्ट ईयर में काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप थोड़ा सा उसको तमीज़ से देखते हुए पढ़ेंगे, राइट। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।